गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट और अभी इसमें हम सबसे सिंपल जो चीज़ है उसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस है। ये आप सभी को पता होगा कि जो सजीव होते हैं उसमें कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं होती हैं, या आप सजीव किसको बोलते हो। तो सजीव जिसमें जीवन होता है उसे हम सजीव बोलते हैं। अब जीवन की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो एक सजीव में दिखने को मिलती हैं। तो जो एक सजीव होता है वो वृद्धि कर सकता है, जनन कर सकता है, उसमें पर्यावरण के प्रति संवेदना होती है। इसके बाद उसमें उपापचय होता है, वो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। दैट मीन्स जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, जो डीएनए है अगर वो रेप्लिकेट कर रहा है तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये पर्टिकुलर वो ऑर्गेनिज्म सजीव है। स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना आदि सभी अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। तो ये इन सारी बातों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें से हम उस बात को डिस्कस करेंगे, या हम उस बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर होने चाहिए लिविंग के। एक होते हैं कैरेक्टर और दूसरे होते हैं वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैरेक्टर और वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे एक कैरेक्टर है, वॉकिंग, रेस्पिरेशन, ये सब सजीवों में पाए जाने वाले लक्षण हैं। लेकिन वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर वैसे लक्षण, या वैसे यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण, उन कैरेक्टर्स को हम वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि 100% पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और 0% पाए जाते हैं नॉन लिविंग में। मतलब बिल्कुल वो 100% मिलने चाहिए सजीवों में और 0% मिलने चाहिए नॉन लिविंग में। तो हमने ऐसे कैरेक्टर अर्थात वृद्धि को हमने डिस्कस किया था कि जो वृद्धि है क्या वो सजीवों में 100% पाई जाती है। तो यस, जो वृद्धि है दैट मीन्स जो ग्रोथ है वो हमें सजीवों में दिखने को मिलती है। लेकिन वृद्धि क्या निर्जीव पदार्थों में भी होती है? तो उसका आंसर, अगर हमें वो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर हमें अगर लेना है तो उसमें निर्जीवों में जो वृद्धि है वो 0% होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो निर्जीव हैं वो भी वृद्धि करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि निर्जीवों में होने वाली जो वृद्धि है वो बाह्य वृद्धि के रूप में होती है, लेकिन वृद्धि तो होती है। तो इसीलिए जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसको हम एज ए कैरेक्टर तो बोल सकते हैं कि ये सजीवों का लक्षण है, लेकिन ये सजीवों का वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे ये बताना। मैं आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्लियर करते हुए चल रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बिकॉज़ आप जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करोगे उसमें हिंदी इंग्लिश तो आएगी, दोनों ही चीज़ें। लेकिन आपको इसके बाद आफ्टर 12th के बाद अगर आप बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट रखते हो, या अगर आप साइंस साइड से ही आगे की अपनी स्टडी को जारी रखते हो, तो आफ्टर 12th आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ का आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान आपके पास हो। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स हैं और इस पूरे नोट्स का मैंने आपको इमेज सेंड भी किया हुआ है, जिसका मैंने आपको पूरा फ़ोटो भेजा हुआ है। वो है 11th क्लास में थी, जो कि अभी 12th में गई हुई है। और वो नोट्स बिल्कुल मेरे ही हैं, लेकिन किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से उसको आपको लिखना है कॉपी में, इसीलिए मैंने सबसे अच्छे बच्चे जो हैं उनके नोट्स मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो वो जो नोट्स हैं वो सुमैया के हैं, आप सभी को पता होगा, वो आपसे जस्ट 1 ही साल सीनियर है और सबसे मतलब सबसे अच्छे बच्चों में उसका नाम आता है। और किस तरह से अपने नोट्स को लिखना है और वो आपको उसके नोट्स को देख के पता चलेगा। आप भी उसी तरह से अपने नोट्स को लिखो, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा लिख जाओ। जैसे जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती जा रही हूँ, आप उसके नोट से देख के उन सारी चीज़ों को लिखते हुए जाना, क्योंकि समझते हुए अगर आप लिखोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जैसा कि वृद्धि के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वृद्धि क्या होती है, तो जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीज़न द्वारा वृद्धि करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेल डिवीज़न द्वारा वृद्धि करते हैं।
यदि भार वृद्धि का अभिलक्षण है तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। यह एक प्रकार की बाह्य वृद्धि है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वृद्धि को वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर के रूप में हम नहीं मान सकते। अब आज सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि है रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स जनन। तो जनन आप सभी को पता है कि एक न्यू इंडिविजुअल को उत्पन्न करना जनन की प्रक्रिया कहलाता है। अब जनन प्रक्रिया क्या सिर्फ सजीवों में होती है, किसी निर्जीव में भी दिखने को मिलती है? तो आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो यही होगा। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोजेनी possessing feature more or less similar to those of parent। जो इसमें प्रोजेनी का मतलब यहाँ पे है जो बच्चों की, जो शिशु जो उत्पन्न होगा, न्यू इंडिविजुअल। प्रोजेनी का मतलब क्या है, जो नए बच्चे या न्यू इंडिविजुअल का जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो मोर और लेस सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन में देखते हैं तो ह्यूमन का अगर बच्चा है तो बिल्कुल एक ह्यूमन स्पीशीज़ का बच्चा एक ह्यूमन ही पैदा होगा। तो ये क्या है, ये 100% दैट मीन्स वो मोर सिमिलर होगा। लेकिन लेस सिमिलर की बात यहाँ पे क्यों कही गई है, क्योंकि उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस किस लिए आते हैं, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। ये सारे टर्म के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखो कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जैसे अभी बहुत अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाना चाहूँ तो मान लो कि जो आप हो, आप क्या हो, आप एक मतलब आपकी स्पीशीज़ तो क्या है, सैपियंस है, दैट मीन्स आप ह्यूमन हो। तो आप मतलब आप एक मनुष्य के बच्चे हो, तो आप मनुष्य से उत्पन्न हुए हो, तो आप मनुष्य से क्या हो, बिल्कुल 100% सिमिलर हो, मतलब उसके साथ मोर सिमिलर हो। आपके पास भी उतनी ही किडनी, उतने ही हार्ट, उतने ही लीवर, सब कुछ ऑर्गन्स उतने ही अनुपात में उपस्थित हैं। लेकिन कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे आप अपने मम्मी पापा के बिल्कुल सिमिलर नहीं हो, आप उनसे कुछ डिफरेंट हो। तो ये क्या है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर और लेस सिमिलर प्रोजेनी यहाँ पे उत्पन्न होती है, जो कि मोर और लेस सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स। और वेरिएशंस क्यों आते हैं, क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन का जब टाइम आता है तो क्रोमोसोम्स में कुछ इंटरचेंज होते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी जनन की प्रक्रिया को करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें 2 ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, जो 2 अलग अलग लिंग के होते हैं, जैसे एक मेल और एक फीमेल। तो इसको हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है और उस सिंगल पेरेंट के द्वारा ही ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। फंजाई, जो फंगस होते हैं वो मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड होते हैं इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, अपने में से एसेक्सुअल स्पोर्स को उत्पन्न करते हैं और वो एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और फंजाई को उत्पन्न करते हैं। जो ईस्ट एंड हाइड्रा होते हैं वो किस तरह से एसेक्सुअल उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो जो ईस्ट एंड हाइड्रा होता है उसमें एक बर्ड बनता है, बर्ड मतलब एक उभार बनता है, और ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एट द लास्ट वो डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट सेल से और एक न्यू ईस्ट या हाइड्रा का या एक नए इंडिविजुअल का फॉर्म करता है। जो प्लानेरिया होता है, दैट मीन्स जो उसको हम बोलते हैं फ्लैटवर्म, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है, दैट इज़ A fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes new individual। जैसे यहाँ पे प्लानेरिया को मैंने दिखाया हुआ है, कुछ इसी तरह का वो दिखता है। तो प्लानेरिया क्या है, अगर मैं इसके बॉडी के 3 पार्ट्स कर दूँ तो प्रत्येक पार्ट क्या होगा, एक न्यू प्लानेरिया बना लेगा। तो कुछ इसी तरह से इसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है।
Fungi and filamentous algae, the protonema of mosses, all easily multiply by fragmentation. जो फंजाई होते हैं, filamentous algae होते हैं और जो प्रोटोनिमा होते हैं मॉसेस के, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा. जैसे ये आपका फंजाई है, तो फंजाई अगर फिलामेंटस फंजाई है तो इसका प्रत्येक भाग अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो प्रत्येक भाग क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म कर लेगा. प्रत्येक भाग क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन ये कर लेगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा रिप्रोडक्शन करते हैं. रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल. इसमें नॉर्मली क्या होता है, बाइनरी फिजन, मतलब ये आपका मान लो अमीबा है. अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, इसकी सेल कुछ ग्रो करती है, पहले से कुछ बड़ी हो जाती है और फिर क्या होता है, यही सेल फिर डिवाइड कर जाती है 2 सेल में. तो प्रत्येक से क्या होता है, एक न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है. फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, एक्सेट्रा. हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristic of living organism. No living object is capable of reproducing by itself. देखो इसका क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन को भी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है. रिप्रोडक्शन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि उसमें एक न्यू इंडिविजुअल, एक नए प्राणी के निर्माण के लिए हमें 2 अलग अलग लिंग वाले प्राणियों की आवश्यकता होती है. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है, उस अलग अलग तरीके के नाम लिखे हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अब जो रिप्रोडक्शन है, अब हमें पता करना है कि क्या वो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि केवल एक जस्ट कैरेक्टर है. तो रिप्रोडक्शन जो है, क्या वो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्या ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और 0% नॉन लिविंग में उपस्थित होता है. तो आप देखोगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट तो होता है. जैसे ये मेरी पेंसिल, ये पेंसिल क्या है, ये एक नॉन लिविंग है ना. तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पेंसिल को इस तरह से रख के अगर इस तरह से छोड़ दूं तो नेक्स्ट डे जब मैं आके देखूंगी तो इसके पास एक और पेंसिल उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं. तो क्या है, जो लिविंग मतलब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. मतलब कोई भी नॉन लिविंग, 0% कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. ये तो बात यहाँ पे करेक्ट होती है. लेकिन क्या सभी में, क्या 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, म्यूल, दैट मीन्स खच्चर. आपने देखा होगा या कभी अगर आप जम्मू कश्मीर या किसी हिली रीजन में आप अगर गए होगे तो वहाँ पे जो मनुष्यों को जो मनुष्य जो पहाड़ में जो मनुष्यों को लेके जो चढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, खच्चर कहलाते हैं. और इनको किस तरह से उत्पन्न किया जाता है, तो मेल हॉर्स को लेके, मेल वहाँ पे हॉर्स होता है, मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी. फीमेल डोंकी का मतलब बोलेंगे हिंदी में तो फीमेल गधी. तो मतलब मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी का, इन दोनों की जब मेटिंग करवाई जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे खच्चर बोलते हैं. खच्चर क्या है, खच्चर रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है. जो बंध कामागार मधुमक्खी होती है, जैसे जो बी होती है ना मधुमक्खी, ये भी आप 12th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा. जो मधुमक्खी होती है वो 3 तरह की होती है. पहला होता है क्वीन, दूसरी होती है ड्रोन्स एंड तीसरी होती है वर्कर बीज. तो जो उसमें वर्कर बी होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, दैट मीन उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है. एंड कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं. आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन कपल होते हैं जिनके कि बच्चे नहीं होते. तो क्या इन सभी को हम सजीव नहीं मान सकते? ऐसा तो है नहीं कि जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हैं वो क्या है, निर्जीव हैं.
जो मधुमक्खी है वो निर्जीव है, ऐसा तो है नहीं, इनमें इन सभी में जीवन है। तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो उसको आप वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। तो आई होप आपको दूसरा कैरेक्टर भी समझ में आया होगा कि वृद्धि एंड दूसरा है रिप्रोडक्शन। मैंने आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया, किसी भी शब्द में या किसी भी मेरे बोलने में अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको नहीं समझ में आया, तो आप उसको पूछो। आप पूछोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चुपचाप बैठे रहोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मैंने देखा था यूट्यूब पर किसी ने लिखा था कि आप कुछ हिंदी में भी समझाइए, तो इसीलिए मैं आज अपने हिंदी वाले नोट्स को मैं लेके बैठी हुई हूँ और मैंने पूरे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स को भेजा भी है। अब धीरे धीरे करके जब चैप्टर फर्स्ट फिनिश होगा तब तक आप उसको अपने कॉपी में पूरा लिख के फिनिश कर लेना, ठीक है। और कॉपी आपको रजिस्टर वाली ही लेनी है या जैसा आप कंफर्टेबल, क्योंकि आपके नोट्स से आपको पढ़ने हैं, केवल मुझे दिखाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए पढ़ो, अपने मतलब जो भी काम करना है वो खुद के लिए करो, किसी को ऐसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं। आप पढ़ोगे, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे ना। तो आई होप आपको मेरा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।